क्यों होना चाहिए? मनुस्मृति भी बोलता है। तो माइक उसमें रिकॉर्ड हुआ इतना जोर से, अनपढ़ लोगों को उसमें रिकॉर्ड हुआ इतना जोर से बोलिए। रिकॉर्डिंग चालू है। मनुस्मृति भी बोलता है ना। क्या बोलता है? अनपढ़ लोगों को राजनीति से जो है दूर रहना चाहिए। अयोग्य लोगों को, अनपढ़ मतलब अयोग्य। अयोग्य की परिभाषा क्या है? जो राजनीति के योग्य नहीं हो। आप संवैधानिक रूप से एक राजनेता को चाहिए, मनुस्मृति के आधार पर अगर हम बात करें या वेदों में या हिंदू धर्मशास्त्रों के हिसाब से अगर बात करें तो एक राजा को या एक राजनेता को चाहिए कि वो साहित्य को समझे, वो दर्शन को समझे, वो अध्यात्म को समझे। जो दर्शन को समझेगा, जो अध्यात्म को समझेगा और जो साहित्य को समझेगा, इनके प्रति आदर का भाव रखेगा, वो राजनेता बनने के योग्य होगा। और वही जो है सुशासन के स्थिति को बुलंद करता है। ये देखो क्या एक शासक की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। आज के समय में राजा नहीं शासक, शासक जो भी राजनेता हैं उनके लिए किसी भी लेवल पे हो, चाहे विधायक हो कि सांसद। उस समय में राजा का और राजा का जो दरबार रहता है उसमें दरबारी रहते थे। अलग अलग क्षेत्र के माहिर व्यक्ति रहते थे, मंत्रिमंडल रहता था, सभा, साहित्यकार होते थे, टॉप लेवल के कविता लिखने वाले रहते थे। उस दरबार में जो है कई दरबारी रहते थे, अर्थशास्त्री अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ रहते। कह सकते हैं कि प्रोफेसर रहते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडीज लोग रहते थे उनके पास, वीसीज लोग रहते थे, ऐसा कह सकते हैं। जैसे अभी के टाइम में राज्यपाल के पास वीसीज लोग रहते हैं ना। वो रहते थे। तो गवर्नर ही तो उस समय में जो है अभी वो चीज कर पा रहे हैं। उनको जो है उस समय में इस तरह का जो है लाभ मिला था, अवसर मिला था राजाओं को, इस तरह से जो है अपना सभा सजा सके, है ना, विभूतियों से। उसी में अगर कोई राजा विभूति को नहीं चूज कर पाता था, अगर वो केवल दरबारी का काम जो होता है हाँ जी जी हाँ करना, अगर उसी तरह से जो है अभिव्यक्त करने वाला कोई दरबारी रहता था, तो शासक को जो है इससे परेशानी होती थी। शासन कई बार डूब भी जाता था। डूबेगा ही, अगर अपने से ज्यादा दिमाग वाले व्यक्ति को नहीं रखेगा अपने साथ में तो डूबना तय है। कैसे अंधा नहीं कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा वही वाला। एक राजा या एक राजनेता का क्या काम होना चाहिए कि अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको जो है अपने साथ रखे। तो ये तो हो गया राजा, उसको जो है ना एकदम एक कड़ी बन करके, एक चेन के जैसे उनको जोड़ करके, सभी चीजों, सभी के मध्य सबको जो है जोड़ करके रखना। ठीक है। तो अगर देश में उद्योग लगाना है, उद्योग के स्तर पर काम करना है, तो व्यापारी चाहिए, उद्योगपति चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, बिरला जैसे, अडानी जैसे लोग चाहिए होते हैं उद्योग के लिए। और ये भी चाहिए कि नए लोग उद्योगों में आए, हमारे नए लोग उद्योग में आए, इसके लिए भी मार्ग प्रशस्त होना चाहिए लोगों के लिए। ये करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी कैसे नहीं है? लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इस शर्त पर है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, सभी राजा से रियासत ले लिया गया। उस समय में सभी सामंत का सामंतवादिता खत्म कर दिया गया, है ना। तो और उसी के बिहाफ पे, उसी के आधार पे जो है वो देश को एकत्रित करके एकजुट किया। तो एकजुट किया देश को, और देश में एकता की इस पहल को हम कभी नकार नहीं सकते, इसका हम प्रतिकार नहीं कर सकते। ठीक है, ये अच्छा पहल था। लेकिन अगर किसी का सब कुछ छीन लिया तो उसके प्रति तो राजनीति को भी तो चाहिए, उसके प्रति
संवेदनशील रहे। नहीं क्या आपका ही कहना है कि जो रियासत जिनके हाथों से छीनी गई, हाँ उनके जो वंशज अब हैं, हाँ, उनको क्या दिया जाना चाहिए अभी के राजनेताओं के द्वारा या अभी के सरकारों के द्वारा? क्या मुझे जो समझ में मनोनीत पद है हाँ। उसमें अगर वो व्यक्ति योग्य है, योग्यता की क्या कसौटी है? योग्य है मतलब कैसे? योग्यता की कसौटी पहले ही कहे ना, कि जो साहित्य में, दर्शन में, अध्यात्म में रुचि रखता हो, अभिरुचि रखता हो, अध्ययन करता हो, नॉलेज रखता हो, ज्ञान रखता हो, तो वो जो है राजनीति के लिए हमेशा योग्य है। ये तो हो गया एक शासक के लिए या शासक के साथ रहने वाले लोगों के लिए। जनता के लिए क्या नया नियम बनना चाहिए? जैसे लोकतंत्र है, यहाँ वोट करके ही सरकार बनाई जाती है। आप कह रहे थे कुछ की जो, हाँ हम कह रहे थे कि इस लोकतंत्र में जो अभी चल रहा है, अब्राहम लिंकन जो है एक प्रसिद्ध फिलोसफर हैं, विचारक हैं राजनीति के। लोकतंत्र का परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ही दिए थे, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, उसको उपमा दिया गया लोकतंत्र का, जनतंत्र का। हाँ, और वही अब्राहम लिंकन जो है बाद में कहते हैं कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है। ठीक है, उस समय वहां तो नहीं, लेकिन अब उस समय ये व्यवस्था थी, भारत की भी ये व्यवस्था थी कि हमारे यहाँ भी उतने शिक्षित लोग नहीं थे, लेकिन अभी साक्षरता दर जो है 70-80% तो है। अरे 70% साक्षरता दर है। साक्षर का मतलब हो गया प्रथम प्राथमिक विद्यालय पास। हाँ, साक्षरता दर हमारे पास ऐसे लोग हैं ना, हाँ, हमारे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोगों से जान पहचान है ना जो 5वीं कक्षा पास किए हुए हैं, खाली सिग्नेचर जानते हैं। हाँ, साक्षर तो उनको गिना जाएगा, और 5वीं कक्षा भी सरकारी विद्यालय से नहीं, उसके लिए योग्यता तो तय होनी चाहिए मतदाताओं के लिए भी। मतदाताओं के लिए अगर योग्यता तय नहीं करोगे, ठीक है ना, मतदाता कौन होते हैं, किस वर्ग के होते हैं, पहले ये बात बताओ। शिक्षा के लिए एक ही योग्यता है, शिक्षा अगर प्रत्यक्ष कर दिया जाए लोकतंत्र को, तो शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री का अगर पद है तो उसके लिए हम किसको चूज करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में? शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री। हाँ, शिक्षा मंत्री के तौर पे हम किसे चूज करेंगे, पसंद करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र? देखिए इथिक्स कहता है, इथिक्स ये कहता है कि जो कम से कम पीएचडी होल्डर हो, अगर एक पीएचडी हो तो ठीक है, डबल पीएचडी हो तो और भी अच्छा, कम से कम पीएचडी होल्डर हो, सिंगल पीएचडी होल्डर भी हो, तो वो शिक्षा मंत्री के पद को ग्रहण करने के योग्य हो सकता है शायद। मानसिक स्थिति और हाँ, इस पे भी डिपेंड करता है कि शायद उससे कोई और अन्य व्यक्ति ज्यादा योग्य निकल करके आ सकता है हाँ, सामने, लेकिन वो योग्यता की कसौटी कही जा सकती है। उस पद के लिए जो है उसी क्षेत्र से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं ना, सतर्क लोग रहेंगे, विशेषज्ञ लोग रहेंगे, सतर्क लोग जो रहेंगे वो रहेंगे मतदाता, और जो उसके विशेषज्ञ रहेंगे वो रहेंगे उस पद पर कमान संभालने वाले, दावेदारी, अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत करने वाले। हाँ, इस तरह से बदलाव जो है होना चाहिए। मनुस्मृति का भी यही आधार था पुराने समय में। शासन का सबसे उत्तम आधार है और लोकतंत्र की भी रक्षा होगी। जिस समय मनुस्मृति था उस समय लोकतंत्र के बारे में तो वो नहीं था कि लोकतंत्र वाला व्यवस्था तो नहीं था, उस समय राजतंत्र वाला व्यवस्था था मनुस्मृति में। उस समय में राजतंत्र का व्यवस्था था, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा उस आदमी को बना दिया जाए जिसको जनता पसंद नहीं करती है। जनता को वोट देकर शासक चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन जनता को इतना तो अधिकार था कि वो राजा के विरोध में आंदोलन खड़ा कर सके। राजा को सिंहासन से नहीं उतारा गया है जनता के द्वारा, पूर्व काल में भी उतारा गया है। मूल जनतंत्र वही है। अभी तो जनतंत्र के नाम पे ड्रामा है, ये अभिनय है जनतंत्र। अभी के समय पे हाँ सही में जनतंत्र के नाम पे ड्रामा ही है। अभी भी राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। हमको देखने के लिए मिल रहा है ना कि अमित शाह का लड़का क्या कर रहा है, नितिन गडकरी का लड़का क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का लड़का क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी का भी कोई लड़का होता तो भी क्या कर रहा होता। हाँ, तो
ये तो ड्रामा है, और ड्रामा के साथ बहुत ही गलत चीज ये है। हमेशा योग्यता ही था। अब राजा का बेटा ही सबसे ज्यादा योग्य इसलिए रहता था कि उसको तैयार किया जाता था, उसको तैयार किया जा रहा है, और सब क्षेत्र का विशेषज्ञ तो उसके आसपास घूम रहा है ना। राजा के दरबार थोड़ी खाली उस समय में राजनीति में आगे बढ़ने का सबसे आसान मार्ग यही था, है ना, कि किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाओ। तो उस समय में रिसर्च करते करते ऋषि बन जाते थे, शोध का काम करते करते। ऋषि माने रिसर्चर, है ना। तो उनको राजा के दरबार में उच्च स्थान दिया जाता है। उच्च स्थान। अब राजा भले कितना भी ऊंचा जगह पर बैठा है, जब ऋषि आ रहे थे तो राजा उठ जा रहा है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो वहां से जो है विशेषज्ञ आते थे, तो सामाजिक में काम होता था। वो था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और उसी राजतंत्र का जो है कल्पना जो है तुलसीदास के द्वारा किया जाता है। तो तुलसीदास कहते हैं ना, उसी राजतंत्र के बारे में कहते हैं, सबसे अच्छा जो है वो ही राजतंत्र है। अब अगर उद्योग करना है तो उद्योग मंत्री कौन बनेगा? उद्योग मंत्री वही बनेगा जो उद्यम का एक्सपीरियंस रखता है, अनुभव रखता है, जो करोड़ों में खेल रहा है। नहीं, अभी के समय में अगर वैसे लोगों को उद्योग मंत्री बना दिए, बवाल उठ जाएगा कि बना दिया है। क्यों बवाल नहीं करना चाहिए? ये मूर्खता है मंत्री। लोगों इसीलिए तो बोले कि मतदाता में ही जो उद्योग करता है, उद्योग मंत्रालय का आदमी किसके लिए करेगा वोट? उसको कौन करेगा वोट? केवल उद्योग कार्य से जुड़े हुए लोग करेंगे। बाकी जिसको उद्योग करना ही नहीं है उसको क्यों देना है वोट देने का अधिकार? ये बात बताओ। जिसको उद्योग नहीं करना है, जिसको कृषि का काम करना है, वो भी अपना मत देगा, लेकिन किसके लिए? कृषि मंत्री के लिए। समझे? शिक्षा मंत्री को कौन देगा? सब देगा। शिक्षा मंत्री को सब देगा, सब देगा। प्रधानमंत्री को सब देगा, मुख्यमंत्री को सब देगा। उसी आधार पे देगा जिस आधार पे चाहिए। समझे? फिर राजस्व जो भूमि जो भाग होता है, और उसके लिए अगर अपने उस प्राचीन पद्धति को अगर हम फॉलो करते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उसमें थोड़ा आधुनिकता भी आ जाए, तो ये आधुनिकता हम अमेरिका से सीख सकते हैं। वहाँ क्या होता है? चुनाव प्रचार का काम होता है क्या? नहीं होता है। मीडिया पे सब हो जाता है। डिबेट होता है, 2 डिबेट 3 डिबेट होता है, उसके बाद हो जाता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट डिबेट के माध्यम से होना चाहिए। भारत में भी डिबेट हो, उसके बाद सही बात है। चुनाव पे इतना ज्यादा खर्च किया जाता है हमारे देश में। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, आज 1 नवंबर है। चुनाव पर इतना ज्यादा खर्च किया जाता है उम्मीदवारों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, तो उस खर्चा को ही 5 साल में निकालेगा जी। अगर कोई विधायक 5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है आपके लिए, आपके क्षेत्र में आपसे मिलने के लिए, आपको मुर्गा खिलाने के लिए या आपको शराब पिलाने के लिए, तो वही वसूलने के लिए वो 5 साल मेहनत करेगा कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करेगा, या आपका नदी नाला बनवाने के लिए, नदी तो नहीं, नहर नाला, या आपके सड़क को बनवाने के लिए वो मेहनत करेगा। इस बात को सोचिए। अगर कोई खर्च ज्यादा कर रहा है वो अच्छा प्रत्याशी नहीं है। जो आपके लिए जनसुलभ है वो अच्छा प्रत्याशी है। प्रत्याशी को देखिए, इन्हें देखिए कि ऊपर में कौन राजा बनेगा। तो व्यवस्था मजबूत भी होगा ना। ये टोल टैक्स क्यों लेता है? 220 रुपया परिवहन का काम जो सड़क वड़क बनाना है, और परिवहन का काम है, उसको उसका वोटर कौन रहेगा हमारे पद्धति से? जिसके पास व्हीकल है, जिसके पास 4 व्हीलर है मिनिमम, है ना, वो डायरेक्ट पे कर रहा है उसको जिस सड़क पे जाना है उसके लिए। बाकी 2 व्हीलर्स के लिए तो ऐसे फ्री रहना चाहिए। लेकिन एक वीडियो हम देखे थे सोशल मीडिया पे, जिसमें बाइक से भी टोल टैक्स लिया जा रहा था। फिर उसको कुछ करके शायद बंद करवाएगा कि क्या करवाएगा, पता नहीं। शायद बेंगलोर का वीडियो था। पता नहीं ऐसा सच्चाई क्या था उस वीडियो का, ये हम क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं। जब तक बदलाव नहीं हुआ राजनीति में, तब तक नहीं चलेगा। परिवर्तन तो चाहिए, क्योंकि किसी को भी हम सड़क से उठा करके दे रहे। अब्राहम लिंकन का क्यों कहना था कि ये मूर्खों का शासन है? ज्यादातर लोग मूर्ख हैं। को टिकट दे दो, पार्टी का स्टैम्प दे दो, फ्लैग दे दो पार्टी का। अब वो हत्या किया है, वो मर्डर किया है, वो कुछ भी किया है जीवन भर में,
कहीं चोरी किया है, कुछ भी किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो शिक्षा ली ग्रहण किया है कि नहीं किया है, उससे भी कोई मतलब है, उससे भी कोई मतलब नहीं है उसको। शिक्षा ग्रहण किया है कि नहीं किया है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। वो उम्मीदवार बन सकता है, और वो उम्मीदवार बनता है तो जो मूर्ख आदमी है वो भी उसको वोट करता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। तो फिर आ जाता है ये मूर्ख। अच्छा, एक बात है लेकिन कि शिक्षा ग्रहण किया है कि नहीं किया है, ये डिपेंड करता है कि पहले की सरकारों ने उसके गांव में शिक्षा को सुलभ किया था कि नहीं किया था। मान के चलिए कि हम एक ऐसे पिछड़े इलाका से हैं जहाँ की स्कूल की व्यवस्था हमसे 9-10 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, लोग राजनीति करने के लिए आते हैं। नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं आते हैं। बता रहे हैं, सुनो, कि राजनीति करने के लिए जो है कोई आ रहा है, राजनीति करने के लिए कोई आ रहा है, तो राजनेता में तो ये गुण रहना चाहिए कि वो अपने लिए, है ना, जहाँ सुविधा है या असुविधा है, असुविधा भी है, तो भी उसमें तो इतना तो संघर्षशील होना चाहिए ना। वो राजनेता का पद उसको आगे जा करके ग्रहण करना है। मजबूरी में कोई बनेगा क्या राजनेता? नहीं, मजबूरी में राजनेता क्यों बनेगा? राजनेता तब बनेगा, राजनेता बनना बच्चों का खेल तो है नहीं, मजबूत कंधा करके आना पड़ता है राजनीति में। ऐसे तो कमजोर आते हैं। योग्यता है कि अगर आसपास में शिक्षा व्यवस्था नहीं भी था तो वो फल्ला आदमी कितना संघर्षशील था कि वो दूर जाकर के कहीं से शिक्षा ग्रहण किया। लाल बहादुर शास्त्री कैसे शिक्षा ग्रहण किए थे? क्या हमारे पास ये नहीं है, उपमान नहीं है क्या? उपमान है। प्रत्यक्ष रूप से जो है लाल बहादुर शास्त्री कैसे किए हैं शिक्षा ग्रहण? स्कॉलरशिप से वो जाते थे नदी में तैर के, उनके पास पैसा नहीं था, नदी पार करते थे तो नाव से जाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास, तो वो अपना कपड़ा जो है वो कपड़ा और ये बांध लेते थे, जो झोला था उनके पास, वो मस्तक पे बांध लेते थे और तैर करके जाते थे। तो संघर्षशील बनिए तभी आप अधिकारी हैं राजनीति में आने का। बिना संघर्ष किए, ये एक बहाना हो गया, नहीं आर्गुमेंट हो गया। मेरा कोई गलती नहीं है, हमको फल्ला आदमी पढ़ने नहीं दिया, ये आर्गुमेंट क्यों? ये आर्गुमेंट नहीं हुआ, ये एक तरह का बहाना, और क्या कहते हैं उसको, दे दिया। ये तो फाल्स आर्गुमेंट हो गया। ऐसा ही तो हो रहा है अभी, कुछ लोग दोषारोपण कर रहा है दूसरे। दोषारोपण करने से कुछ होता है क्या? आप अपने जीवन में कहाँ हैं और 5 साल बाद कहाँ होइएगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होइएगा। इतना तो आप सोचने योग्य आपकी क्षमता होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो फिर क्यों जीवित है? अगर आप में आप क्या होइएगा यह सोचने की क्षमता नहीं है, और उस तरफ अपने आप को मोड़ने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप क्यों हैं इस धरती पर? फिर आपके होने से क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? हम बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जनसंख्या आपकी वजह से बढ़ रही है, अर्थहीन जीवन है। हाँ, अर्थहीन जीवन है तो उसको अर्थवान भी खुद ही बना सकते हैं। खुद ही बना सकते हैं। आप उसके लिए संघर्ष करिए, सबको करना पड़ता है, सबका अपना अपना संघर्ष होता है ना। उसके अलावा कुछ बिहार में गरम माहौल है चुनाव को लेकर के, अगर कुछ भविष्यवाणी करिएगा, कुछ भविष्यवाणी करिएगा तो करिए। चुनाव के लिए तो एनडीए की सरकार होने वाली है। एनडीए सरकार बनेगी, ये बात तो हमको भी पता है। मुख्यमंत्री इस बार जो है वो परिवर्तित होने का भरोसा है। मुख्यमंत्री का शपथ तो हमको लगता है नीतीश कुमार लेगा, उसके बाद परिवर्तित हो रहा है। नहीं, ये अब शपथ नहीं लेगा, नीतीश कुमार अब शपथ नहीं लेगा मेरे समझ से। मेरे समझ से इसलिए लेगा क्योंकि भाजपा का एक बहुत ब्रांड लीडर है बिहार में, वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और वो कहा है कि नीतीश कुमार हमारे चेहरा है। और उसके अलावा फिर अमित शाह जो है वो भी कह रहा है
कि कोई वैकेंसी नहीं, जो है हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। हमारे होम मिनिस्टर जो है वो भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं चेंज होने वाला है, वही रहने वाला है। तो इससे भी सिग्नल मिलता है कि वही रहेगा। मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा चुनावी रैली में देखने के लिए मिला है। कह रहे थे कि आप लोग को खाली वोट दे करके घर नहीं जाना है। तो राजनीति तो संभावनाओं से नहीं चलती है। संभावनाओं से नहीं चलती, लेकिन संभावना तो पल भर में राजनीति में बदलता है। वो तो रातें भर में बदलता है ना, पल भर में, क्षण भर में। तब उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला था? अगर संभावना नहीं बदले तो फिर क्या ही हो जाएगा? अचानक से योगी बाबा, ये राजनीति क्या ही है? तो संभावनाओं पे तो नहीं चलती। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को अचानक से ही बनाया गया। और दूसरा बात कि किसी एक आदमी के बयान से तो हम नहीं, एक आदमी के बयान से नहीं होता है। होता क्या है कि चुनाव के पहले का माहौल और चुनाव के बाद का माहौल क्या है, अलग अलग होता है। इस चीज पे हम डिस्कस कर अलग सकते हैं। राजनीतिक दल है कि तो उस शायद आंतरिक रूप से जो है क्या किस बात पर सहमति बनती है आंतरिक रूप से, या कुछ डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। मे भी हो सकता है जब सूरज 10 सीट ले आए, शायद हो सकता है। नीतीश कुमार स्वराज को तो 10-15 सीट मिलनी चाहिए। हाँ, मेहनत किया है, लेकिन उसका मेहनत काफी कम है जी। ये नहीं देख रहे हैं, जसराज का मेहनत बहुत कम है। आपको नहीं लग रहा कि जसराज 3 साल मेहनत किया है? नीतीश कुमार बहुत लंबा सफर तय करके आया है। लालू जी अपना मतलब 2 जनरेशन का हो गया। लालू जी खुद उनका लड़का भी कर रहा है, उसका मेहनत कुछ ज्यादा है। जसराज का मेहनत 3 साल 4 साल का है। आम आदमी पार्टी का तो इससे भी कम था, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो गुरु जी था ना, अरविंद केजरीवाल जो है, केजरीवाल का नहीं था, वो गुरु जी का था ना बनाया हुआ प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे वो झंडा फहराया ना। नहीं समझे? केजरीवाल को पहली बार वोट क्यों मिला? किसके दम पे मिला? अन्ना हजारे के दम पे। तो वो अलग बात हो गई। बिहार अलग चीज है। बिहार का चैप्टर समझ में आ जाए किसी को, बिहार का चैप्टर समझना मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन अगर वैसा हो जाए तो अरविंद केजरीवाल भी अच्छा ही सरकार चलाया। हाँ, अपने लोग से कोशिश तो किया था। बस यही थोड़ा होस्टबाजी कर दिया कि अपना जो ये लग्जरीनेस जो है ना वो ले आया लाइफ। जिस जगह पर से डाउट होने लगता है आदमी को। लेकिन 2 बार तो लगातार सरकार बना है उसका, 2 बार या 3 बार, 2 बार लगातार बना है। तो 10 साल से 5 साल अच्छा काम किया तब तो उसको 10 साल मौका मिला, 5 साल और मौका मिला। दिल्ली है, राजधानी है, वहाँ की जनता तो बेवकूफ नहीं है। स्वराज को मिलना चाहिए मौका। विजन अच्छा है, अच्छे विजन की सरकार है, कुछ प्रोजेक्ट भी है इसके पास बिहार को बदलने को लेकर के। खास करके दिक्कत यहाँ पे जनता का यही नहीं है। नदी परियोजना नदी परियोजना के बारे में तो ठीक प्रोजेक्ट है। सिंगल नदी परियोजना को लेकर के एक ही परियोजना लेकर के आएगा। बाढ़ का समस्या, सुखाड़ का समस्या समाप्त कर देगा, जल जमाव का समस्या समाप्त कर देगा। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए और लोग को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। हम खुद नहीं करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे हम खुद। क्यों पता है? क्योंकि हमको भी लग रहा है कहीं हमारा वोट बर्बाद ना हो जाए। आपको भी लगेगा, आप खुद नहीं दीजिएगा स्कूल का बस्ता पे वो। नहीं, अब ये तो मतदान के समय में कर नहीं, हमको पता है आप नहीं दीजिएगा। कोई बात नहीं है, ये निर्धारित नहीं किए। आप दीजिएगा नीतीश मिश्रा को? नहीं तो हम तो नोटा को भी दे देते हैं। हाँ, तो हम तो नोटा को ही दिए थे पिछले बार की लोकसभा वाले में नोटा को ही दिए। नोटा प्रत्याशी पसंद नहीं है भाई। 10 साल से किया जो बैठा हुआ है, मतलब ठीक है वो आदमी, ठीक है, बट थोड़ा बेटर आए ना। अच्छा किया है मिला जुला करके, बट थोड़ा बेटर आए, कोई तूफानी आदमी आए लोकसभा में हमारी तरफ से। तो सीट को लेकर के क्या भविष्यवाणी करिएगा? पार्टी के लिए, सभी पार्टी के लिए, मेन पार्टी लीजिए। सबसे बड़ी पार्टी कौन रहने वाली है? इंडिविजुअली अगर किसी पार्टी के बारे में बोले, पूरे गठबंधन के बारे में, सिर्फ पार्टी के बारे में,
नंबर वन पार्टी आरजेडी रहने वाली है। आरजेडी हाँ इस बार फिर से हाँ कितने सीट लगभग? आरजेडी को मान करके चल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। 10 सीट सर, 65 से 70, 65 से 70 पे नंबर वन कैसे हो जाएगा? हाँ 70 होगा उससे ज़्यादा। हाँ 75 के आसपास है। 75 पिछले बार कितना था? पिछले बार भी 75 आया था, बाद में 80 तक चला गया शायद। नहीं 75 वो 70 के सीट रहेगा इस बार उसका सीट। मतलब पिछले बार से 2-4 सीट कम होगा, हाँ बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा भी। 70 to 75 रहेगा, 70 और 75 के बीच में रहेगा। उसके बाद सेकेंड पार्टी बीजेपी, हाँ सेकेंड पार्टी बीजेपी वो 65 to 70, हाँ या फिर आरजेडी से 2-3 सीट कम रह जाएगी, हाँ यही होगा। और जेडीयू थर्ड पार्टी 3-4 सीट तो चला जाता है उसके पास ना, ओवैसी के पास ना। असदुद्दीन हाँ जाता है ना 3-4 चला भी जाता है तो कोई काम का रहता था नहीं 7-8 सीट आ जाएगा जनसुराज के पास। 7-8 सीट आ जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जनसुराज 5 गो सीट ले आया, बहुत बड़का बात। नहीं 7-8 सीट आएगा उसको, 5 गो सीट, जनसुराज का 7-8 सीट। 5 गो सीट ले आया तो बहुत बड़का बात कर दिला लोग। जनसुराज का 7-8 देखते हैं शायद राघोपुर ले आए, तेजस्वी यादव को हटा कर। राघोपुर से जीतना चाहिए। तेज प्रताप यादव अच्छा नेता है, इनोसेंट नेता है। हम चाहते हैं कि नेता विपक्षी या प्रतिपक्षी वो बने। इस चुनाव में तो संभव नहीं है, प्रतिपक्ष देखते हैं जिस राह पे वो चल पड़ा है उस राह पर आगे चलता रहे, जीवन में सफलता मिलेगी, हाँ पब्लिक मुड़ेगा उसको। अच्छा है। सेकेंड पार्टी बीजेपी हो गया, थर्ड पार्टी कौन बनने वाला है? जेडीयू। हाँ जेडीयू का पिछले बार 43 सीट आया था, इस बार कितना इस रहेगा? बार उसका बढ़ेगा, इसका तो होना चाहिए 50, 55 55 माइनस 2-3। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से 50 ना 55 नहीं होगा, 51 55 तो मान के चलो 2-3 कम ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं देगा इसको जेडीयू को, समझे? 55 कर रहे हैं, अगर 51 से ऊपर नहीं लग रहा है तब बीजेपी का 70 to 75 वो भी रहेगा, आरजेडी भी 70 to 75 रहेगा। अगर 70 दोनों का मान ले तो 140 हो गया, प्लस 55 इसका मान ले तो 140 प्लस 55 कितना हो गया? 195 हो गया। बचा हुआ उधर 50 सीट है, 48 सीट बचा हुआ, उसमें 29 सीट पर तो चिराग पासवान रहा है। चिराग पासवान है, ये बढ़ जाएगा। तो चिराग पासवान मेरे ख्याल से 18-20 सीट लेगा, 29 में 18 सीट ले लेगा। आपको क्या लग रहा है? चिराग पासवान 29 में 18 सीट, पहले 29 सीट पे लग रहा है, 9-10 सीट होगा उसको। 18 सीट जीतने वाला पार्टी नहीं है चिराग पासवान का। लोकसभा में मार देता है जी। हाँ लोकसभा में अरे लोकसभा का बात अलग है, 29 सीट में 15, उसमें से ज़्यादातर 15 रखिए। 29 में से 15, अरे नहीं जी 29 में से 15 वो सीट पे आरजेडी जीत जाएगा उसके अगेंस्ट में। 15 को पे आरजेडी जीत जाएगा। हाँ उसके अगेंस्ट में आरजेडी जीत जाएगा। वो जहाँ से लड़ा है ना उसके अगेंस्ट में आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ये बात सोच करके चलो। उसको 9 सीट 29 में से 9-10 सीट आ जाए ना, बहुत है 10 सीट। ये भी ठीक है बात। चिराग पासवान के पास इतना बड़ा पार्टी भी नहीं है कि वो 20 सीट पे दावा ठोके। बात ये हो है, उसको 29 सीट दे कैसे दिया ये हम समझ रहे हैं कि हाँ 29 सीट दे कैसे दिया। इस पे जो है डिबेट का तो ये विषय है, डिबेट का ये विषय नहीं है। डिबेट इस पे हम कर सकते हैं। क्या मामला है पता है? केंद्र का जो सरकार है वो अभी कमजोर चल रहा है। हाँ किसका कमजोर चल रहा है? केंद्र सरकार 5 गो सांसद लेकर के गया है तेजस्वी कहते हैं चिराग।
5 सांसद मायने रखता है अभी तो मोदी जी के पास 240 है। हाँ। तो उस 5 सांसद को जोड़ कर रखने के लिए ये 29 सीट उसको दिया है। 101 बीजेपी लिया हुआ है, 101 जदयू लड़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं रुपौली में जदयू हारने वाला है, संजय सिंह बनेगा फिर। यहाँ जीतने वाला है, यहाँ संतोष कुशवाहा उतरा है आरजेडी से ही, पता नहीं फॉर्च्यूनर को क्या चल गया। लोकसभा में चिराग पासवान का जो उम्मीदवार था वो 5 वोट जीता है, की वजह से जीता है। अरे मोदी जी की वजह से जीते कि फल्ला जी की वजह से जीते? लेकिन बिहार विधानसभा में मोदी जी के भरोसे नहीं जीतेगा। नहीं, यहाँ पे जीतेगा 10,000 के भरोसे। यहाँ हमको लग रहा है कि 10,000 रुपये का जो ये पड़ा है ना महिला लोग को, इस वजह से कम 25 को सीट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। 25 को सीट इन्फ्लुएंस तो सब जगह है, लेकिन 25 सीट बढ़ेगा इसका एनडीए का। तो वही इन्फ्लुएंस में तो 5-7 जोड़ करके चिराग पासवान को हुआ, और 2 गो क्षेत्र में 3 गो क्षेत्र में 29 चिराग में से पासवान का अपना होगा इन्फ्लुएंस। 29 में से कम 12 से 15 को सीट दिया है चिराग पासवान। हाँ 50% जीतेगा। 10 से पार नहीं जाएगा, तुम लिख करके रख लो। 10 से पार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 10 से पार। चिराग का इतना खराब रहेगा तो अरे नहीं, जो इसके पास पैसों है, मंत्री है। पैसा सबके पास है, जो लगता है चुनाव पैसा लेके ही लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, उसका क्लीन इमेज भी है बंदा का। भाषण देने के लिए भी उसको आता ही है, बोलने के लिए अच्छा आता है। हम थे स्टेज पे उसके पिछले बार हाँ 2020 के विधानसभा में। इसके अलावा और कौन, यही चौथी पार्टी रही ना, चिरागे का चौथा पार्टी रही। फिर है हम है, फिर वो वीआईपी वो ना, ये सबका बात मत कीजिए, सब छोटा छोटा पार्टी। लेकिन ये सब जनसुराज चिराग से आगे बढ़ जाएगा क्या? जनसुराज चिराग से आगे बढ़ जाएगा? हाँ, दोनों लगभग बराबर पे रहेगा। कौन ज्यादा? 1 पॉइंट ज्यादा कौन? हाँ? 1 पॉइंट ज्यादा कौन? 1 पॉइंट ज्यादा ये का मतलब है उस दोनों के बीच में। चिराग 1 पॉइंट ज्यादा। हाँ, क्योंकि उस दोनों का भी कंपटीशन होगा कुछ सीट पे। चिराग का कुछ सीट है ना, उस पे जनसुराज के साथ भी उसका कंपटीशन होने वाला है। लेकिन जहाँ चिराग का आरजेडी से भी कंपटीशन होने वाला देखिए, है। सबसे बड़ी बात है ना कि जनता अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना और कैंडिडेट को वोट दे, पार्टी को वोट ना दे, कैंडिडेट को वोट दे, तो डिपेंड करेगा कि तो थोड़ा सा हमारे लिए भी गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं है, अगर जनता पार्टी को वोट ना दे करके, ये ना देख करके कि तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, ये ना देख करके कि एनडीए सरकार बनने जा रही है, भाई सरकार जिसकी बने बनने दो, एमएलए लोग तय करेंगे ना वो। और प्रत्यक्ष मत है तो हम अपने विधानसभा का देखते हैं कौन चुनने जा रहा है। हमारी समस्या तेजस्वी जी थोड़े सुनेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, नीतीश जी थोड़े सुनेंगे हमारी समस्या, तो वो सुनेंगे जो हमारा विधायक होगा। हाँ, एकदम बगल में बनमनखी है, कृष्ण कुमार सीधे बैठे हुए हैं, कुछ लोग भड़का हुआ है उसके ऊपर। आगे ये जो रहता है इधर, ये आया हुआ है चौपाल विधायक, इसको चेंज करने के लिए कुछ लोग लगे, मतलब बुरा लोग चेंज करने के लिए कुछ लोग लगे। हाँ, लोगों को भी चाहिए परिवर्तन। पता नहीं कहाँ क्या होता है, लोगों को तो चाहिए कि परिवर्तन करे। लोग थोड़ा कैंडिडेट में भी देखता है जातिगत समीकरण क्या है, बताइए। कैंडिडेट में तो कम से कम जातिगत समीकरण नहीं देखना चाहिए, पार्टी में लोग देख लेता है कि फलना का पार्टी है, फलना का पार्टी है। नहीं, जातिगत तो कभी भी नहीं रहना चाहिए। अरे पार्टी को नहीं बदल सकते हैं जी, बहुत जीत घुस गया है। ये फैसला राज्य का है, पूरे राज्य का है, किसी जाति विशेष का नहीं है। सब अपने अपने दूसरा बात कि जो किसी जाति विशेष का नेता है, तो कौन सा अपनी ही जाति के लिए क्या अच्छा कर दिया, उसके रहते हुए उसके जाति का कौन सा बहुत बड़ा विकास हो गया। उसके रहते हुए, लेकिन उसका खुद का विकास जरूर हो जाति गया। का नेता है, मुख्यमंत्री बन करके बैठा, अलग अलग जाति का नेता, लेकिन कौन सा ऐसा नेता है जो केवल अपने जात को ही मान करके चलो, राज्य का छोड़ो, वो अपने ही जाति का कितना विकास किया है, ये फिगर है क्या? कोई किया भी है तो जमीन में लेकर के किया। हाँ, कोई किया है अगर तो नाम लेने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, जमीन वमीन जो है वो लेकर के करता था, लेकर के किया। है ना? तो ये कौन सा जाति का विकास हो गया?
होना चाहिए। मूर्ख बनाता है, जाति हम का आपके विकास जाति के होना हैं, चाहिए। हमको वोट दीजिए। हाँ। अरे भाई आप जाति का जाति के हैं, विकास हमारा बात थोड़ी सुनिए। होना चाहिए। क्या समस्या है? हम्म। कोई समस्या नहीं। वो बोले कि 1 साल शिक्षा व्यवस्था जो है हम स्पेशल यादव जाति के लिए करते हैं। 1 साल का शिक्षा बजट। हाँ, एकदम यादव के लिए अलग अलग जगह यादव स्कूल बना देंगे, बना देंगे, वो बना देंगे। हाँ, हाँ, हमारे मन में तो है चलिए 1 साल पढ़ लीजिए, हाँ। अगले साल से जनरल बजट चलेगा। अगले साल से उसके लिए भी जनरल बजट, ऐसे करके स्पेशल बजट, अगर 50% स्पेशल बजट, अगर 12-15 जाति है भारत में, सबके लिए एक बार दे देगा, नीचे से शुरू करेगा। जहाँ शिक्षा व्यवस्था सबसे डल है जहाँ का, वहाँ से पहले स्टार्ट करेगा। जिम्मेदारी सरकार की यही है। हाँ, सरकार का मूल वहाँ काम, से स्टार्ट करे सरकार। जनप्रतिनिधियों का मूल काम यही है कि जो बोलता सबसे है छूटे हुए लोग ST, हैं उनको शुरू कीजिए, हमको कम जरूरत है। बोलता है कि ST रिजर्वेशन का व्यवस्था जो है तब क्यों करना पड़ेगा किसी के लिए? खुद ही सब शिक्षित हो जाएगा। उसको अगर मुख्य धारा में ला लिया गया तो क्या आवश्यकता है रिजर्वेशन इत्यादि का? कोई उसको पढ़ने की व्यवस्था देनी चाहिए, उसको पढ़ने का व्यवस्था देना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि पहले नीचे से, नीचे कैटेगरी से जो है वो उठे, वो पहले ST का विकास करे। 1 साल का शिक्षा मैंडेटरी के लिए मैंडेटरी कर दे उन लोगों के लिए भी कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद कर दीजिएगा 4 साल के बाद, अगर आपका विद्यार्थी इंटर पास नहीं रहा तो, आपका विद्यार्थी ग्रेजुएट नहीं रहा तो, अगर आपका बच्चा 1 साल पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन उस जाति विशेष पे यही करना है, उसके साथ व्यवस्था भी दीजिए। उस जाति विशेष के कल्याण के लिए होना चाहिए शिक्षा एकदम बिल्कुल फ्री, है ना, जो कि है, लेकिन उच्च कोटि की शिक्षा। हाँ। और आप सरकारी स्कूल से नहीं पढ़वा पा रहे हैं, आप सरकारी स्कूल से नहीं पढ़वा पा रहे हैं, हाँ। ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल में भेजिए। सरकारी स्कूल में शिक्षकों को आप सैलरी देते हैं ना जी, हमको दीजिए उसका फीस, हम सैलरी दे देंगे। हाँ। जो सुराज बात कहा है, इस बात को हम सपोर्ट करना चाहेंगे। जो सुराज कहा है कि जिन जगहों पर, जिन क्षेत्र विशेषों पर कोई भी सरकारी स्कूल जो है असक्षम है, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत डल है, तो उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में किया जाएगा, उसकी फीस जन स्वराज की सरकार जो बनेगी सरकार देगी। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा, हम तो गारंटी देते हैं ना बच्चे का। अगर शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव चाहिए, करना चाहिए। प्राइवेट तो कर रहा है ना सब कुछ को, उसमें कहाँ दिक्कत है? प्राइवेट में काम की गारंटी रहती है। रेलवे को भी, हम ट्रेन में बैठ रहे हैं तो हमको पता नहीं कि 8 घंटा ट्रेन लेट होगी, लेकिन हम बस में बैठ रहे हैं, बस पहुंचा को देगी। किया। तो हम लोग तो देखते हैं कि मोदी जी के द्वारा किया गया जो काम है उसका तो सकारात्मक असर देखने को मिला है। तो अब शिक्षा जगत को भी चाहिए कि निजी क्षेत्रों के हवाले कर दिया जाए, है ना? शिक्षा जगत, हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा जगत को अगर निजी लोगों के हवाले कर दिया जाता है तो बहुत सारा जो सुधार आएगा। और क्या करना है कि बंदिश नहीं करना है कभी भी, इस बंधन में छात्रों को नहीं रखना है कि तुम जहाँ है तुम्हारा घर तो तुम यही के स्कूल में पढ़ेगा। उसके लिए यह आज़ादी होनी चाहिए कि वो पूरे राज्य में किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में, अगर राज्य के बोर्ड से पढ़ रहा है तो राज्य में कहीं भी, अगर CBSE से पढ़ रहा है तो देश भर में कहीं भी। हाँ, आप विहार करिए, हाँ, पढ़िए, हाँ, अपना जो है अध्ययन जारी रख सके। ये बंधन नहीं होना चाहिए कि वही से करेगा। इन विषयों पर अगर काम किया जाएगा तो क्यों नहीं होगा? एक जाति को अगर एक बार में पकड़ ले तो 15-16 जाति है मुस्लिम से भारत में, 15-16 साल में सबका जो है स्थिति बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? अब जिस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है उस जाति के लिए 2 साल दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत या जिसका स्थिति ज़्यादा खराब है, हाँ, मान के चलिए, हाँ, बराबर मिला करके सबको खड़ा किया जाए, वहाँ से रेस शुरू किया जाए। हाँ, भोजन की व्यवस्था, शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये तो मूलभूत जो है, ये सब चीज़ तो सरकार को देना ही चाहिए। हाँ, गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा का व्यवस्था करना है
ना, गुणवत्तापूर्ण। हमारा ही कंधों पे दी जाए जिम्मेदारी, हाँ, हम तो संभालने के लिए तैयार है ना। और नहीं तो फीस ही कितना है हमारा। व्यवस्था ऐसा रहना चाहिए कि हम जो स्पेशली शिक्षकों का भर्ती कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, है ना, इसमें से हम उस रिक्ति के आधा को केवल भरेंगे और उस रिक्ति के आधा को हम नहीं भरेंगे। उसके लिए हम हायर करेंगे पीजी के छात्रों को। हाँ, पीजी कंप्लीट वालों को नहीं, जो पीजी कर रहे हैं, जो परसू कर रहे हैं अभी कॉलेज में एजुकेशन, हाँ, उनको हम कक्षा 1 तक रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख है सकते ना, हैं। उनको तो जिनका JRF इत्यादि पूरा हो गया है उनको रख सकते हैं 10वीं कक्षा तक, क्यों नहीं रख सकते। जो SRF कर रहे हैं वो 12 तक रहेंगे, वो ग्रेजुएशन वालों को भी पढ़ाएंगे। कोई समस्या नहीं। उनको अगर सरकार स्टाइपेंड देती है तो एक आशा तो रहेगा छात्र के मन में कि पीजी करने के बाद स्टाइपेंड पे कोई भी कम काम कर सकते हो। जितना शिक्षक का सैलरी है, एक शिक्षक का जितना सैलरी है उसका अगर 1/4 भाग भी, 1/6 भाग भी, 1/4 भाग भी अगर दे, कम से कम 1/4 भाग तो मिलना चाहिए। 70,000 मिल रहा है, 1/4 भाग भी दे 12,000 दे दीजिए तो उस स्टूडेंट का, PG के छात्र स्टूडेंट का शिक्षा भी जो है आगे बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा, शिक्षा भी आगे बढ़ जाएगा और उसको एक अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता हो जाएगा और उसको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक सब्जेक्ट उनको ये दे दिया जाए। हाँ, जब 100 नंबर का यही एक बात सब्जेक्ट है दे दिया जाए कि आप पढ़ाइए। और ये जो है कुछ नया नहीं है इसमें। इसमें कुछ नया है क्या? आपका संकाय यदि विज्ञान है तो आप विज्ञान पढ़ाइए बच्चों को। मोदी जी अभी जो है इंटर्नशिप योजना लाए हैं ना, बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। बस वही इंटर्नशिप योजना जो है वो सामान्य वर्ग से जो पीजी करते हैं सामान्य विषयों से, ग्रेजुएशन भी करते हैं तो फाइनल ईयर में दे दीजिए 100 मार्क। तो उन लोगों के लिए जो है इस तरह जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको कितना पैसा चाहिए, फाइनल ईयर में पहुंचे उनको दे दीजिए, जाइए इंटर्नशिप कीजिए साल भर, बच्चों को पढ़ा के देखिए, बच्चे आपको मार्क्स देंगे फीडबैक से। 80% बच्चे मार्क्स देंगे, 20% स्कूल के प्रिंसिपल देंगे। आप अगर सही में कौशल देना चाहते हैं युवाओं को तो आप KYP करा के कौशल नहीं दे पाइएगा। KYP से ये नहीं होने वाला है। हाँ, ये सिस्टम अगर इंटर्नशिप का सिस्टम लागू किया जाता है शिक्षा क्षेत्र में भी तो भी हम शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव देख सकते हैं। छात्र को जो है नया मौका मिलेगा ऊपर जाने का, शोध के प्रक्रिया में भाग लेने का, है ना, शोध की प्रक्रिया में भाग लेगा छात्र, अपने आप को बेटर कम्युनिकेटर भी बना लेगा। हाँ, डिलीवरी उनका अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा बेटर। आप मानव संसाधन के लिए तो आप काम कीजिए अच्छे से। आप अगर स्किल इंडिया के तहत जो है आप दे रहे हैं डिप्लोमा वालों को, बीटेक वालों को, अन्य अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है, पेशेवर कोर्स है, तो उसके छात्रों को मिल रहा है अभी स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो वही प्रोग्राम रहना चाहिए पीजी वालों के लिए भी। हाँ, इंटर्नशिप में थोड़ा ये राशि तो इतना मिलना चाहिए कि उसका खर्च निकल जाए, है ना। खर्च निकलेगा तो वो प्रेरित रहेगा अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए अब इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। समय आ गया है भोजन करने का। हाँ, दिन का भी भोजन आज नहीं किए हैं, सीधे रात्रि भोजन जिसे हम अंग्रेजी में डिनर भी कहते हैं उसे कर करके आराम को बढ़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, अलविदा। अरे बंद कैसे होता है जी? बंद